प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी का उद्भव एवं विकास विषय पर चर्चा करेंगे। एकांकी के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से देखेंगे हिंदी एकांकी का विकास क्रम, क्योंकि इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने हिंदी एकांकियों के उद्भव पर जो चर्चा की थी, उसके पश्चात उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए विकास क्रम को देखेंगे कि एकांकियों का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ। हिंदी एकांकी का विकास क्रम 4 चरणों में विभाजित है, जिसमें से आज हम मुख्य रूप से प्रथम एवं द्वितीय चरण पर ही विस्तृत व्याख्या करेंगे या विस्तृत चर्चा करेंगे। हिंदी में एकांकी नाटकों की परंपरा लंबी नहीं है। कुछ विद्वान इसको खींचकर संस्कृत नाटकों तक ले जाते हैं, लेकिन सही मायने में आधुनिक एकांकी का जन्म 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। एकांकी या नाटक आधुनिक युग की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो संस्कृत में रूपक और उपरूपकों के जो अनेक भेद थे, उनमें कुछ ऐसे प्रकार भी थे जो एक अंक के होते थे। उदाहरण के लिए नाटिका, भाण, प्रहसन आदि, लेकिन इन प्रकारों की कोई अविच्छिन्न परंपरा नहीं मिलती। भारतेंदु काल के एकांकियों में भी आधुनिक एकांकी के तत्वों का अभाव है। आधुनिक हिंदी एकांकी ने पाश्चात्य साहित्य से या पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से जो है प्रेरणा पाई और उसी से ही यह पनपकर जो है आगे हमारे समक्ष उभर कर आई है। एकांकी का सूत्रपात 1887 ईस्वी में पेरिस के रंगमुक्ति थिएटर लिब्रे आंदोलन में हुआ था और फिर शीघ्रता से बर्लिन, डबलिन, शिकागो, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में लघु रंग आंदोलन, लिटिल थिएटर मूवमेंट के रूप में यह जड़ पकड़ता चला गया। 1915 ईस्वी तक यूरोपीय रंगमंच पर एकांकी लोकप्रिय हो गया था। हिंदी में एकांकी का प्रारंभ 1930 ईस्वी के आसपास हुआ और अपनी विशेष कलापूर्णता के कारण उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ यह कहानी की तरह भी एक सबल एवं प्रेरक साहित्य के रूप में आज यह हमारे मध्य जो है लोकप्रिय हो गया है। हिंदी एकांकी की विकास यात्रा के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है, सभी के अपने अलग अलग विचार रहे हैं। कुछ विद्वान संस्कृत नाटकों में इसका मूल खोजकर भारतेंदु युग को इसका विकास काल मानते हैं। कुछ विद्वान जयशंकर प्रसाद के एक घूंट 1929 को प्रथम एकांकी मानते हैं। कुछ विद्वान रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु 1930 से एकांकी का प्रारंभ मानते हैं, तो कुछ विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां एकांकी संग्रह से आधुनिक हिंदी एकांकी का प्रारंभ मानते हैं। एक घूंट को आधुनिक पद्धति का एकांकी नहीं माना जा सकता। बादल की मृत्यु भी कथानकहीन काव्य प्रधान रचना है। भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी नाटकों में आधुनिक प्रवृत्तियों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है, पर इन एकांकियों में अनेक दृश्य हैं। यदि अनेक
दृश्य वाले किसी एकांकी को आधुनिक शैली का प्रथम नाटक मानना है तो सुदर्शन लिखित छाया 1925 को आसानी से माना जा सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी एकांकी विकास क्रम को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसकी कि मैंने अभी अभी पूर्व में ही चर्चा की थी कि इसके 4 चरण हैं और हम उनमें से आज 2 चरणों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से अब हम सर्वप्रथम प्रथम चरण को देखते हैं, जिसका समय है 1870 से 1915। सन 1930 से आधुनिक हिंदी एकांकी रचना नियमित रूप से होने लगी, लेकिन इसके लिए भारतेंदु युग में ही भूमिका बांधी गई थी। भारतेंदु और उनका युग पूर्व और पश्चिम के संधि स्थल पर पड़ा था। तब हिंदी के पास अत्यंत सादे और अविकसित, बहुत ही सादे ढंग का और अविकसित रंगमंच था। जिस समय रास, स्वांग, रामलीला आदि खेले जाते थे, एक और संस्कृत नाट्यशास्त्र की परंपरा के प्रति मोह था, तो दूसरी ओर पारसी थिएटर का आकर्षण भी कम ही था। तीसरी ओर पश्चिमी साहित्य का प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन तीनों के अद्भुत समन्वय का कार्य किया और हिंदी नाटक तथा रंगमंच को एक नए सांचे में ढाला। उन्होंने एकांकियों में अनेक दृश्य रखे, संगीत और गायन को भी प्रधानता प्रदान की। विषयानुकूल तथा युगानुकूल रंगमंचीय सज्जा को महत्व प्रदान किया। काव्य के स्थान पर गद्य को इसी काल में महत्व मिला। तत्कालीन सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि समस्याओं को प्रथम बार एकांकियों में उठाया गया। भारतेंदु के भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, भारत जननी, नील देवी आदि एकांकी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने आधुनिक एकांकी के लिए एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की। इस कार्य में बालकृष्ण भट्ट जैसा काम वैसा परिणाम, शिक्षा दान आदि, राधा कृष्ण दास, दुखनी बाला, धर्मा लापी विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी के साथ साथ राधाचरण गोस्वामी के बूढ़े मुँह मुहासे, तन मन धन गोसाई के अर्पण, भंग तरंग, अंबिका दत्त व्यास, गोसक नाटक, कलयुग और घी, मन की उमंग आदि लघु नाटक, प्रताप नारायण मिश्र, कलिकौतुक, ज्वारी ख्वारी, भारत दुर्दशा, किशोरीलाल गोस्वामी, चौपट चपेट, देवकीनंदन त्रिपाठी, रक्षाबंधन, एक एक के 3, स्त्री चरित्र, वैश्याविलास, कलयुग जनेऊ, कलयुग विवाह आदि, काशीनाथ खत्री, ग्राम पाठशाला नाटक, निकृष्ट नौकरी नाटक, 3 परम मनोहर, ऐतिहासिक रूपक आदि ने भी सहयोग प्रदान किया। यहाँ तक आते आते प्रसाद जी ने भी लिखना शुरू किया था। उनके प्रारंभिक एकांकी सज्जन, कल्याण, परिणय और प्रायश्चित प्रथम चरण के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। इस तरह लगभग सन
1870 से सन 1915 तक का समय हिंदी एकांकी को प्रथम उत्थान या प्रारंभिक विकास काल माना जा सकता है। अब आता है द्वितीय चरण कि द्वितीय चरण में जो है एकांकियों की स्थिति किस प्रकार की रही। द्वितीय चरण है 1916 से 1930 तक। भारतेंदु काल में देश को जो एक नई चेतना मिली थी वह क्रमशः विकसित होती जा रही थी। स्वाधीनता की भावना तीव्रतर हो रही थी। यह राजनीतिक हलचल का युग तो था ही, साथ में सब प्रकार से जीवन के सभी क्षेत्रों में नई चेतना का विकास हो रहा था। विज्ञान के आविष्कार ने भारत का संबंध विभिन्न राष्ट्रों की भाषाओं तथा साहित्य से जोड़ दिया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण यूरोपीय साहित्य से देश परिचित हुआ, प्रभावित हुआ, लेकिन नाटक क्षेत्र में स्थिति उतनी स्फूर्तिदायक नहीं थी। नई दृष्टि से देखने पर भारतेंदु परंपरा में लिखे जाने वाले एकांकी नाटक उतने संतोषदायक नहीं थे। उस समय फारसी नाटकों का बोलबाला था, पर ये नाटक साहित्यिक नहीं थे। कुल मिलाकर हिंदी नाट्य साहित्य की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। कारण अनेक थे। उपन्यासों की ओर जनरुचि शीघ्रता से बढ़ रही थी। हिंदी नाटकों के लिए अपना रंगमंच नहीं था। साहित्यकार पाश्चात्य नाट्य साहित्य से परिचित हो रहे थे, पर उनके सामने हिंदी का अपना कोई सुव्यवस्थित नाट्यशास्त्र नहीं था। सबसे बड़ा कारण यह था कि नए विचारों से परिचित होने पर भी उन्हें शीघ्र ही व्यवहार में लाया न जा सका, क्योंकि हम समयानुसार अपने आदर्श बदलने में पीछे रहते हैं। इस काल में जिन्होंने पाश्चात्य साहित्य का गहरा अध्ययन किया था और उसकी नई प्रवृत्तियों से परिचित हुए थे, उनकी कृतियों में नवीनता के प्रति आग्रह दिखाई देता है। प्रारंभिक एकांकियों के कथानक मुख्यतः पौराणिक आख्यान पर आधारित होते थे। संघर्ष के तत्व पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। गीतों, पद्यों, कविताओं का व्यवहार अधिक किया जाता था। संवादों में स्वाभाविकता नहीं रहती थी। इस तरह की उन सब बातों पर इस काल में विचार किए जाने लगा था, जिसके कारण एकांकी जनजीवन से दूर चली गई थी। इस अवधि में अंग्रेजी के अनेकों नाटकों के अनुवाद हिंदी में किए गए। लाला सीताराम ने शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद प्रस्तुत किया, तो जीपी श्रीवास्तव ने मॉलियर के अनेक नाटकों का अनुवाद किया, जैसे नाक में दम, जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ आँखों में धूल, हवाई डॉक्टर, लाल बुझक्कड़ आदि। प्रेमचंद ने गाल्सवर्दी के नाटकों का अनुवाद किया, चांदी की डिबिया तथा हड़ताल और न्याय। भारतीय भाषाओं में से सबसे अधिक अनुवाद बंगला में हुआ। गिरीश चंद्र घोष के कई एकांकी और नाटकों का रूपनारायण पांडे ने अनुवाद किया, जिनमें पतिव्रता, प्रफुल्ल आदि उल्लेखनीय हैं। रामचंद्र वर्मा ने भी घोष एकांकी और नाटकों का अनुवाद किया। डी.एल. राय ने नाटकों से तो अनेक लेखक प्रभावित हुए और विभिन्न लेखकों द्वारा उनके अनेक नाटक और एकांकियों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। इस काल में हास्य प्रधान लघु नाटक ही अधिक संख्या में लिखे गए और पहली बार 1928 ईस्वी के लगभग एकांकी नाटक शब्द का व्यवहार होने लगा।
इस युग में प्रमुख एकांकीकार और उनके एकांकीकार कुछ इस प्रकार से हैं। हिंदी एकांकी का व्याकरण लिखने वाले कामता प्रसाद ने चंद्रकला नामक एक सुंदर एकांकी नाटक लिखा। जीपी श्रीवास्तव के लघु प्रहसन बहुत प्रसिद्ध हैं। दुमदार आदमी, पत्र पत्रिका सम्मेलन, न घर का न घाट का, प्रकाशक पेटमल, गर्भानंद, संपादक बंटाधारी जी, मिट्टी का शेर, कुर्सीमैन गड़बड़झाला आदि, इनमें उन्होंने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों पर व्यंग किया। कुछ नाटकों में केवल मनोरंजन ध्यान में रखा गया है। श्रीवास्तव ने मॉलियर के नाटकों के अनुवाद से अपना नाटक लेखन प्रारंभ किया था। शिल्प की दृष्टि से उन्होंने मॉलियर का ही अनुकरण किया, जो 17वीं सदी के थे। फलतः शिल्प की दृष्टि से इनके एकांकी आधुनिक युग से दूर हो रहे थे। इनके एकांकियों पर तत्कालीन फारसी रंगमंच का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बेचन शर्मा उग्र अपने समय के बड़े जागरूक और सशक्त कलाकार रहे हैं। अंग्रेजी नौकरशाही और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए उन्होंने नाटकों के साथ एकांकी भी लिखे। लाल क्रांति के पंजे तथा अफजल वध के कारण इन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। चार बेचारे, बेचारा संपादक, बेचारा अध्यापक, बेचारा सुधारक आदि इनके अन्य प्रसिद्ध एकांकी हैं। कथ्य की दृष्टि से इनके एकांकी अत्यंत प्रभावोत्पादक माने जाते हैं। समसामयिक विषयों को लेकर एकांकी लिखने वालों में राम नरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं। इनके बा और बापू, समान अधिकार, स्त्रियों की कौंसिल, कुणाल आदि एकांकियों में कथानक सरल गति से चलता है। इनमें कोई नाटकीयता देखने को नहीं मिलती और न ही रंगमंच तथा अभिनयता की ओर ध्यान दिया गया है। इनके अतिरिक्त इस काल में मंगला प्रसाद, विश्वकर्मा शेरसिंह, चंडी प्रसाद हृदयेश, परित्रण विनाश लीला, सुदर्शन, जब आंखें खुलती हैं, ऑनररी मजिस्ट्रेट आदि के एकांकियों के साथ जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को भी रखा जाता है, जिसको कुछ विद्वान पहला आधुनिक एकांकी मानते हैं। लेकिन एक घूंट एक विचार प्रधान कृति है। इसमें पात्रों के माध्यम से विवाह और स्वच्छंद प्रेम के संबंध में विचार किया गया है। बड़े बड़े संवाद, स्वगत कथन, अलंकृत और काव्यात्मक भाषा शैली तथा क्रिया व्यापार के अभाव के कारण इसमें अस्वाभाविकता आ गई है। अभिनयता की दृष्टि से यह एक असफल एकांकी है। डॉक्टर सिद्धनाथ के मत से एक घूंट हिंदी एकांकी नाटक की नई परंपरा की पहली कड़ी नहीं है, वह पिछली परंपरा की अंतिम कड़ी है। 1916 से 1930 ईस्वी तक की अवधि में पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर लघु नाटक प्रकाशित होते रहे। ब्रजलाल शास्त्री के नीला, पन्ना, तारा, पद्मा आदि एकांकी भारती में प्रकाशित हुए थे। पंडित हरिशंकर शर्मा, बिरादरी विभ्राट, पाखंड प्रदर्शन, स्वर्ग की सीढ़ी, बुढ़ऊ का ब्याह, वैद्यनाथ मिश्र मूलचंद
झांकियाँ का झड़ाक, माणिक चक्रवर्ती, अंतर्ध्यान योग, शैंदा, प्रायश्चित का फल आदि अनेक लेखकों के एकांकी, भारती, वीणा, प्रभा, माधुरी, चित्रमय जगत, तरंगिणी आदि पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। इस तरह से जो है हमने आज के इस व्याख्यान में एकांकियों के विकास क्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण पर विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।